तालियों की गड़गड़ाहट है, लेकिन मसला टक्कर का है। कहते हैं कि धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं और राजनीति से बड़ा धर्म कुछ है नहीं। तो देश में ऐसे मुद्दे जो बार बार धर्म को लेकर क्यों टकराने लगते हैं, कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर संविधान के तहत आने वाली स्थितियों में राज्य और केंद्र का मसला हो, कई मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संबित पात्रा जी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और एक पहचान लिए हुए चेहरा असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारे दूसरे मेहमान हैं। ओवैसी साहब, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा जी, लिंचिंग कानून व्यवस्था का मसला है या धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है? देखिए, अभी जिस प्रकार से लिंचिंग को लेकर डिबेट भी हो रहा है और होना भी चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, और जिस प्रकार से बार बार पूछा जाता है, और मैंने टीवी में देखा कि नॉट इन माई नेम ये जो पूरा आंदोलन हुआ, उसमें हिंदुस्तान के नाम को बदल कर रखा गया लिंचिस्तान, कि क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन गया है। मैं 3 दिन पहले मत्था टेकने गुरुद्वारे गया था और वहां एक शब्द मेरे कान में पड़ा। मुझे लगता है मुझे उस शब्द के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो शब्द हिंदुस्तान के असली पहचान को, आपने धर्म की बात कही पुण्य जी, धर्म का मतलब होता है संस्कृत में धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वही धर्म है। और हिंदुस्तान का धर्म क्या है? सबको लेकर चलना, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और यही उस शब्द में था। वो शब्द था, कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सिर्फ सैया, कोई अनाम। सदियों से भारतवर्ष के इस भूमि पे कोई राम कहता आया है, कोई खुदा कहता आया है, कोई अनाम कहता है और कोई सैया कहता है, और वहां पसार के हमने सबको एक किया है। यह हिंदुस्तान की भूमि है पुण्य जी, यह लिंचिस्तान नहीं है। और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि अपने राजनैतिक उद्देश्यों के कारण इस महान भूमि को लिंचिस्तान के नाम से मत पुकारे। प्रधानमंत्री ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रत्येक घटना के लिए उन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए। लिंचिंग कांग्रेस के समय में भी हुआ, और आंकड़े मेरे पास हैं प्रसून जी, मैं आंकड़े लेकर आया हूं, कितने उस समय हुए, कितने इस समय हुए। नहीं होने चाहिए थे, मगर छोटे राजनीतिक विजन के कारण इसे बिगाड़ कर देखा जाए, धर्म को जोड़ के इसको देखा जाए, यह उचित नहीं है। चलिए, गजब का संयोग है, आंकड़े लेकर हम भी आए हैं, आज इससे भी टकराहट होगी। बहरहाल, कौन बना रहा है लिंचिस्तान, कौन है वो लोग? वैसी साहब नहीं मालूम, ये संपित एक्सपर्ट हैं, उनसे ही पूछ लीजिए आप। मुझे नहीं मालूम। मुझे फिक्र है हिंदुस्तान की। मुझे फिक्र इसलिए है क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने सही कहा मज़हब सबका है, मगर बीजेपी ये करती है कि मज़हब इनके लिए आइडियोलॉजी है। मेरे लिए मज़हब एक फेथ है, और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को हम तमाम पर मुसल्लत करना चाहती है। बीजेपी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, और यही वजह है कि इंडिया टुडे लेटेस्ट संपित नहीं पढ़े होंगे, वरना उसको लेकर आता अच्छा होता। लेटेस्ट इंडिया टुडे में लिखा गया है कि 36 लोगों की लिंचिंग से मौत हुई है, जिसमें से करीब 29 मुसलमान हैं। ये बात सही है कि वेस्ट बंगाल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, मगर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पर क्यों हो रहा है? क्या इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है? क्या इसमें लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है? कौन इन्वॉल्व है इसमें? सरकार तो आपकी है। और जब तक आप इसको मैटर ऑफ फेथ बनाकर चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर और 100 मरतबा बोल ले, जमीन पर इसका कुछ असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसको फेथ का मामला बनाकर चलती है और हम आइडियोलॉजी का मामला बनाकर चलती है। और इसीलिए बीजेपी कल तक हमसे कहती थी कि माइनॉरिटी अपीजमेंट, 3 साल में बीजेपी गौरक्षों की अपीजमेंट कर रही है, बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के मानने वालों की अपीजमेंट कर रही है। इसीलिए उनकी हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। 2 मिसाल देता हूं प्रसून जी। मोहसिन शेख को मारा गया जब बीजेपी की सरकार बनी गई पूना में। प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम कहते कि मैं नहीं केस लड़ूंगा, आप केस नहीं देते। रोहिणी सालियान टेररिज्म के केस में बोलते मुझ पर प्रेशर डाला गया। अखलाक का एक एक्यूज की मौत हो जाती है। अगर संपित की बात सही है तो फिर कल्चरल मिनिस्टर वहां पर क्यों जाते? उसके पास क्यों जाते? एक्यूज के पास, ठीक है उसकी मौत हुई, जेल में हुई, आप वहां पर चले जाते। इंडिया टुडे की रिपोर्ट, शायद मैं एक मिनट, मुझे एक आखिरी बात, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है जी, इसमें दिसंबर 9 करनाल में काउ विजिलेंटीज ने कुशनूर को गोली मार दिया गया जी, तो हरियाणा के सीएम ने कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हम रिवोक कर देंगे।
ये आपकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। अब इसको भी एंटी नेशनल कह देंगे। अब तो यही मैं कह रहा हूं कि जब तक बीजेपी इस मुल्क में अपने फेथ को आइडियोलॉजी बनाकर गवर्नेंस करेगी, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। ओके, ओवैसी साहब और संबित पात्रा जी, हमें लगा था कि शायद पहले ही राउंड में आप दोनों आएंगे इस बात को लेकर कि इस देश के भीतर एक संविधान है। आपने उसको धर्म के जरिए अपने तरीके से देखने की कोशिश की, आपने उसके विचारधारा को ले आया। इस देश में एक संविधान है और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति भी आने वाले संविधान की ही शपथ लेंगे। आपने भी संविधान की ही शपथ ली है। आप दोनों ने पहले राउंड में एक वाक्य ये नहीं बोला कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। आपने संयोग से राजनीतिक टर्न लिया और बीजेपी से जोड़ दिया और आपने संयोग से आस्था का लिया। एक मिनट, हमारा सवाल अब ओवैसी साहब आपसे है। जो आंकड़े हैं वो हम लेकर भी बैठे हैं और संयोग ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 राज्यों को नोटिस दिया है। 7 राज्यों में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और एक कर्नाटक है जहां कांग्रेस शासित राज्य है। 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। सेंटर ने जिरह करते हुए कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सवाल यह है, इस देश में संविधान चलता है या राजनीतिक दलों की अपनी मनमर्जी चलती है? चलता क्या है? नाम को तो संविधान जरूर है, मगर ग्राउंड पर उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। संविधान मायने नहीं रखता है? संविधान मायने रखना चाहिए। अगर मैं ओथ लिया हूं कॉन्स्टिट्यूशन पर, चाहे मैं लिया हूं या कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लिया हो, नहीं है। जिम्मेदारी उन सरकारों की है कि वो उसमें नाकाम साबित हो रहे हैं। ठीक है, वो अपीजमेंट कर रहे हैं वहां पर। संविधान मायने नहीं रख रहा है सत्ता चलाते वक्त। संबित पात्रा जी, बहुत सीधे तौर पर आइए। हमको लगता है बीजेपी आस्था, हम नाम लेना शुरू करें तो जो नाम सुप्रीम कोर्ट में उसे बजरंग दल का नाम था, गौरक्षक समिति था, विश्व हिंदू परिषद था। हम इसके ग्लैमराइजेशन में नहीं जा रहे। हमारा यह कहना है, एक भी व्यक्ति अगर 20 सड़क पर भीड़ तंत्र से मारा जाता है, जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल सही बात है, मैं इसका उत्तर दूंगा, मगर कुछ प्रश्न अभी आदरणीय ओवैसी जी ने उठाया है। संविधान के विषय में आपने पूछा कि हमने संविधान की बात क्यों नहीं की, और ओवैसी जी ने कहा संविधान तो है मगर जमीन पे संविधान उतर नहीं रहा है। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और ओवैसी जी आप ही को जोड़कर उदाहरण देता हूं। जब संविधान के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट ने, उससे नीचे के हाई कोर्ट ने, उससे नीचे लोअर कोर्ट ने, सभी ने मिलकर याकूब मेमन को फांसी दिया, तो ओवैसी जी मैं बाइज्जत कह रहा हूं कि आप वो व्यक्ति हैं जो कह रहे थे संविधान नहीं उतर रहा है। याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान है। अरे मैं संविधान को धारण नहीं कर रहा हूं, चलिए आपका यह आक्षेप हो सकता है क्योंकि मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी संविधान को बचा नहीं पा रही है और याकूब मेमन को फांसी पे चढ़ा दे रही है। किसकी विचारधारा में खोट है आप खुद तय करें। दूसरी बात, आपने कहा क्रिमिनल लोगों को रिवोक कर देती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए आप बड़े हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप सांसद हैं, आप एक जाना पहचाना चेहरा हैं, मगर मैं छोटा ही सही मगर भारत का नागरिक हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप वो सांसद हैं जिन्होंने चंद दिन पहले हैदराबाद में जब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आईएस को वो समर्थन कर रहे थे, आप बाहर आके कहे कि मैं उनका समर्थन करता हूं और उनके लिए मैं लीगल एड दूंगा। कहां गया वो संविधान? देखिए, धर्म की आधार पर संविधान को देखने का प्रयास करना यह भारत को बांटने की चेष्टा है और मैं बार बार सीना ठोक के इस सच्चाई को रखूंगा। तीसरी बात, आपने कहा रोहिणी साल्यान, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। भाई साहब, इस देश का आलम अपीजमेंट शब्द भी इन्होंने कहा था। भाई साहब, इस देश में अपीजमेंट का आलम यह है कि चुनाव के कारण, वोट पाने के कारण, हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने के कारण, रोहिणी साल्यान का विषय है ना, समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सब कह रहे हैं कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है, मगर ये भारत के जयचंद जो बैठे हैं चंद वोट पाने के लिए हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आप बताइए संविधान कहां चला गया? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो आपका प्रश्न था, जिम्मेदार हम सब हैं। अगर एक भी व्यक्ति कहीं मरता है, हम सबको, चाहे विपक्ष में है चाहे सत्ता में है, हम सबको मिलकर किसी व्यक्ति को सड़क के बीच में मरने नहीं देना चाहिए। अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, अगर गोरक्षा के नाम पे कोई क्रिमिनलिटी कर रहा है तो प्रधानमंत्री की बात को माने। गांधी और विनोबा भावे से बड़ा गोरक्षक इस विश्व में कोई नहीं था। उस प्रकार से गाय माता की रक्षा की जाए, न कि किसी के जान को लेकर। महात्मा गांधी ने क्या कहा था गौरक्षा के लिए? महात्मा गांधी ने क्या कहा था, मैं बिल्कुल शब्दशः बता दूं। महात्मा गांधी ने गोरक्षा के लिए कहा था कि मैं
गौ माता के प्रोटेक्शन के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए अपने स्वराज के स्वप्न को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे अगर स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मगर एक गाय कहीं मर जाएगी ये महात्मा गांधी से बर्दाश्त नहीं। ओके, हमें लगता है थोड़ा सा आपने उलट दिया। नहीं, मैं पढ़ भी दूंगा, यंग इंडिया में निकल जाएगा। नहीं, हम लोग क्योंकि नेशनल मीडिया में है और लाइव हैं और चीजें पूरी दुनिया सुन रही है, देख रही है, रेफरेंस में जा सकते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि गौ रक्षा के लिए किसी की जान मत लीजिए, आप अपनी जान खुद ही दे दीजिए। नहीं, इसमें स्वराज वाला मसला नहीं था, अपनी जान देने का जिक्र किया था, पहली बात। दूसरी बात, आप महीन राजनीति ना कीजिए। आपने सारी चीजों को फिर से जो रेफरेंसेस के साथ आप आए, आपने धर्म के साथ जोड़ दिया। आप जब रेफरेंस दे रहे हैं तो सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग। 1984 में इस देश में जिस तरीके से दिल्ली में मैसेकर हुआ, संविधान ताक पे रखा गया था। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ, हिंदुस्तान को संविधान में ताक पर रखा गया था। 2002 में गुजरात में जो हुआ, हिंदुस्तान को ताक पर रखा गया था। आप सेलेक्टिव होकर चीजों को अगर रखेंगे तो उसका मतलब यह होगा आप अपनी महीन राजनीति करेंगे, वो अपनी महीन राजनीति करेंगे। हम इस पे आ रहे हैं। जिन अब मसला ओवैसी साहब एक कदम और आगे मैं आधे मिनट में इनका जवाब दीजिए। आधे मिनट में। पहले उन्होंने याकूब मेमन की बात कही। याकूब मेमन का मैं फिर से कह रहा हूं, संपित को शायद सेलेक्टिव एमनीसिया हो चुका है। मैंने यह कहा था कि मर्सी पिटीशन वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। बुल्लर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दो। आप अकाली दल के साथ सरकार में थे, सरकार में पावर एंजॉय करे। अकाली दल के चेयरमैन जाके प्रणब मुखर्जी से मिलते, जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, कि मर्सी कर दीजिए, मत दीजिए फांसी। आप सरकार में थे। तमिलनाडु के असेंबली रेजोल्यूशन पास किया कि राजीव गांधी के कातिलों को फांसी नहीं दी जाए। आपके पास आ गए, आप खामोश हो गए। आपने कहा कि आईसिस के जो मुलजिमीन जो पकड़े गए उनको मैंने लीगल हेल्प दिया। क्या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको मिलना? क्या हमने अजमल कसब को वकील नहीं दिया? क्या दुनिया के सामने हम नहीं बता कि इंसाफ करेंगे? और अगर कोर्ट उनको सजा देती है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन में है। यहां पर मामला यह है कि संपित का मामला यह कि फेथ एज एन आइडियोलॉजी हमने कह दिया यह गलत है तो गलत है, आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। तो ये जो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है, यही उस मुल्क के लिए खतरनाक है। जब मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट, रूल ऑफ लॉ के माने नहीं रहेंगे। इसीलिए पूरी सोसाइटी में अब क्या हो रहा है, लिंचिंग हो रही है। आप भी जब चूज करते हैं, किसी रेफरेंस को देते हैं, तो उसमें सिर्फ वही नाम निकल के क्यों आते हैं जिससे लगता है कि दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है तो वह उन नामों को जिक्र करे? याकूब मेनन का जिक्र करेगी, आप इधर आपने तो पूरे एग्जाम्पल दे दिए, इसलिए मैंने उस पर इजाफा किया। आपने दिल्ली की मिसाल दे दी, आपने गुजरात की मिसाल दे दी, आपने बाबरी मस्जिद की मिसाल दे दी, तो मैंने उसको सप्लीमेंट किया हूं और इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर किसी एक्यूज को वकील मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए क्या राजनाथ सिंह जाके नहीं मिले थे? मनमोहन सिंह से मिले थे ना, आप जेल में हमने इसको जरा जोड़ दीजिएगा। आपने जिक्र किया कि एक भी व्यक्ति मरता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है। संविधान के अनुसार इस देश में कानून का राज है। कानून की रक्षा के लिए ही जनता अपने वोट देती है और नुमाइंदों को चुनती है और सरकार भेजती है। जब आप ये कह देते हैं कि हम सब जिम्मेदार हैं, तो लगता ऐसा है कि हर कोई या तो प्राइम मिनिस्टर है या हर कोई मुख्यमंत्री और हर कोई सिस्टम चला सकता है। यकीनन जो आपको सुविधा है वो दूसरे को नहीं है सुविधा, तो जिम्मेदारी स्टेट को लेनी होगी। क्यों बचती है स्टेट? देखिए, पहली बात है, मैं साहब का जरा कुछ उत्तर भी दे दूं, जरा उस प्रश्न जो उठाया गया। पहला प्रश्न आपने बुल्लर का उठाया। याद रखिए, बुल्लर जब पूरा सुप्रीम कोर्ट में बुल्लर का केस गया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था इनको फांसी मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटल इंस्टेबिलिटी है, पागलपन है, इसलिए बहुत लेट हो चुका है फांसी देने में, इसलिए फांसी मत दीजिए। लेट किसने? सर सुन लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता हूं। ये अकाली दल ने जाकर कहा था। सुन लीजिए, झूठ बोल रहे हैं आप अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट निकाल के पढ़िए। मैं बिना तैयारी के कभी नहीं आता हूं। मैं आपके बीच में बिल्कुल थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, थोड़ा सहिष्णु हो जाए। हम एक दूसरे झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं तो आप मेरा प्रिविलेज मोशन लाइएगा। अभी रुक जाइए। नंबर एक, मोशन यहां नहीं ला सकते आप आइए, जनता है साहब, जनता के बीच में लाइए। झूठ बोल रहे हैं। अरे आप अभी बुल्लर के बारे में, साहब सुन लीजिए, मैं पूरा बोला भी नहीं हूं। सुन लीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले सुनने को तैयार नहीं है। ये पागल हो चुका है। बताइए, सहिष्णुता के कोर्ट में कहा, सुन तो लीजिए, कोर्ट तो कहा फांसी दो। सुन तो लीजिए। हमको भी पता है, इसलिए हमको चाह रहे थे कि पूरा बोल मैं पूरा बोल लूं, उसके बाद आप लोग काउंटर जरूर करिएगा। मैं बिना तैयारी नहीं आता हूं प्रसन्न जी।
बिल्कुल सही बात, कोर्ट ने कहा था फांसी होनी चाहिए, फांसी क्यों अब नहीं? बदल गए। अरे सुन तो लीजिए, मैं पूरा अभी तो बदल गए, आधे सुन तो मिनट में। लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे पहले तो कहा था, अरे नहीं सुन कहा था लीजिए, सुप्रीम अरे कोर्ट ने। आपको अब कह रहे हैं पढ़ के हो गया। नहीं आते हैं। अरे ये क्या बात है? अरे आप यही तो कोर्ट ही ने परेशानी कहा है। फांसी एक नहीं हो ही सांस सकती है में दो बात क्योंकि कैसे हो मेंटल सकते? इंस्टेबिलिटी हो एक गई ही है, सांस में दो क्योंकि बात हो आप गई। लोगों ने फांसी नहीं दी इतने वर्षों तक। क्यों आप तो कांग्रेस के साथ सरकार में अरे थे, क्यों नहीं छोड़िए दिया? ना कांग्रेस क्यों नहीं को। दिया? कब तक आप क्यों रेयर नहीं व्यू दिया? में देखेंगे? देखिए, अरे आप सामने ओवैसी देखिए। साहब अरे जब जीत आपकी नहीं तो- सकते हैं तो बीच में आपकी तो रोकिए मत। रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की आप सरकार है। तर्कों में जवाब जीतिए, नहीं कर पा रहे। तर्कों में जीतिए, चलिए ऐसे नहीं। कल दे दीजिए तो आप बुल्लर को। रुक जाइए, बुल्लर को कल दे दीजिए, राजीव गांधी खातिरों को कल दे दीजिए। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं, दे दीजिए। अब शांत हो दे जाइए, दीजिए, आप बोलिए, अभी देंगे दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, आप दे दीजिए, अभी दे रहा हूं, दे दीजिए। आप दे रहा सरकार हूं, से लाओ आकर लाओ लाओ, कहिए देना कि दे देंगे। लाओ लाओ, अभी दे रहा हूं। देखिए, फांसी अगर बुल्लर को दी गई, 10 वर्ष तक वो फांसी की सजा क्यों नहीं कार्यरत हुई? कांग्रेस की सरकार थी, ये कोएलिशन में थे, पूछिए। जब नहीं हो पाई तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटल इंस्टेबिलिटी है, अब नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया गया। देखिए, आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, अभी आप हवाला दे रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन होना चाहिए। मैं बोलता हूं आप अपने आर्काइव से वो बाइट सुन लीजिए। जब आपने चूज किया, एक मिनट, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अकाली दल गया था या नहीं गया था, आपको जानकारी है? गया होगा, मैं अकाली दल का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, कांग्रेस बीजेपी नहीं गई थी, मैं एकदम सीना ठोक के बोल सकता हूं। नहीं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, अकाली का जिक्र क्यों नहीं किया? देखिए, नहीं जानकारी है। देखिए, मैंने इनका जिक्र किया, मैं कहा कांग्रेस के साथ थे, ये वैसे रख सकते थे। मैं बुल्लर के साथ नहीं हूं, हमारी पार्टी बुल्लर के साथ नहीं है, ना तो याकूब मेमन के साथ है, ना किसी आतंकवादी के साथ है। मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पूरा लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का, आईएसआईएस का, बुरहान वानी का समर्थन किसी भी कीमत पे करती नहीं है। कांग्रेस की पहल, अकालियों की पहल, हमको लगता है खुले तौर पे आना चाहिए। भाई अकाली आपके साथ है तो क्या हुआ? मैं तो आपको सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, अकाली हमारे साथ थे, हैं, इसमें कोई हमें शर्म नहीं है, अच्छी बात है। मेरा सिर्फ इतना पूछना था कि कांग्रेस की सरकार ने फांसी नहीं दिया। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा इसका? आप मुझसे मत पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा, साहब से पूछिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मेंटल इंस्टेबिलिटी के क्लॉज पर उस पर रोक लगाई क्योंकि समय लैप्स कर गया था। खैर, बुल्लर पे अभी डिबेट नहीं हो रहा है। हाँ। आपने मौजूदा वक्त में आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे निवेदन करता हूं, सभी ने निवेदन कि आप अपने आर्काइव से साहब का ही वो बाइट निकालिए। जब ट्रिपल तलाक पे इस देश में कानून बनाने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, साहब ने ही एक स्पीच में कहा था, क्या कहा था ओवैसी जी ने? उन्होंने कहा था मैं कैसे शादी करूंगा ये सुप्रीम कोर्ट और कोई तय करेगा, मैं अपनी मर्जी से अपना कानून फॉलो करूंगा। अरे अगर देश का सुप्रीम कोर्ट कुछ तय करेगा, देश के कानून में कोई संशोधन होगा, तो आप अपनी मर्जी से सरिया लॉ कैसे चला देंगे? आपने खुद ये कहा था। दूसरी बात, आपने अभी मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी की बात की कि भीड़ तंत्र और ये हिंदू समाज मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ला रही है। साहब, आप ही के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हिंदुओं का हम क्या हर्ष करेंगे वो हिंदू देखते रह जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज बारबेरिक मेजोरिटेरियन मेंटालिटी ऑफ पार्टीज लाइक यू। आप लोगों की पार्टी जिस प्रकार से मुसलमानों के वोट के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रही थी, टुडे यू हैव लॉस्ट ऑल द मोरल राइट्स कि आप मुझ पे सवाल करें। तीसरी बात, आपने यह कहा था कि सारे जो सरकार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड सरकार है, उनमें इस प्रकार की उन्माद हो रही है और इसलिए हम लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, सरकार हमारी अगर है तो स्वाभाविक रूप से जवाब हम ही देंगे। मैं अभी कांग्रेस पार्टी का और आप लोगों का एक निकला था, कुछ डोसियर निकला था कि क्या क्या विषय उठाना है। उसमें नंबर 1 पे लिखा था कि अखलाक से जुनैद तक इन विषयों को उठा के पार्लियामेंट में डिसरप्शन करना है। पहला वर्ड ही अखलाक था। अखलाक जहां भी है मैं उसे नमस्कार करता हूं। इस प्रकार संसार से नहीं जाना चाहिए था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान है। अखलाक 2015 में सितंबर में गया। अखलाक जब गया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। एक दिन साहब ने या किसी ने भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया। अरे संघ वहां कैसे आ गया? उत्तर प्रदेश में 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार आप रेफरेंस में जब चले गए, रेफरेंस बातों सच्चाई रखने के लिए रेफरेंस में जाना पड़ता है साहब। ओके, कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर, जीएसटी को लेकर, जमीन भूमि अधिग्रहण को लेकर आपकी पार्टी के उन नेताओं ने जो सरकार में बैठे हैं, उन्होंने सत्ता में आने से पहले क्या कहा? क्या ये बजाया जाए, दिखाया जाए? बिल्कुल दिखाइए, कौन सा छोड़ रहे हैं? कोई कुछ नहीं। किस तरीके से 36 के आंकड़े के हिसाब से आप लोग पलट गए। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में सत्ता में आने के लिए जनता को बेवकूफ बना के आप इमोशनल से खेलते रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस बात वो कभी भी कुछ कहती है और बाद में बदल जाती है। ये पूरे देश नहीं। संबित जी, आपने बड़ा लंबा वक्त लिया, हमें लगता है हम उसका जवाब इनसे लेना भी चाहेंगे, क्योंकि जो सत्ता में नहीं है, ओवैसी जी, हमको लगता है इस रेफरेंस में मत जाइए, इनका जवाब दीजिए नहीं दीजिए, हमें इसके लिए मैटर। मौजूदा वक्त का बड़ा सवाल यह है, जो आंकड़े हम लोग के सामने आए हैं 2010 से 2017 के लिंचिंग के लेके,
हो सकता है कि इससे पहले भी हुए जब मोदी जी सत्ता में नहीं आए हों, लेकिन जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, उसमें जो जानकारी दी गई, उसमें इस बात का जिक्र है कि 97% लिंचिंग जो है बीते 3 वर्ष में 2014 के बाद से हुई है। जो अलग अलग राज्यों को नोटिस दिया गया है, उस राज्यों को नोटिस 6 अप्रैल को फर्स्ट टाइम दिया गया था, उसमें से सिर्फ 2 राज्यों ने जवाब दिया। उनसे पूछा गया आपके यहाँ कानून काम करता है कि नहीं करता है, क्या करता है। इस पर एक जवाब और आया, इस पर बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए यह मायने रखता है क्योंकि बताया गया गुजरात एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1954 सेक्शन 12, इसके तहत आप बचा लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ। महाराष्ट्र एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1976 सेक्शन 13, इसके तहत उन लोगों को बचा लेते हैं। सेक्शन 15 कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ काउ स्लॉटर कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1964, इसके तहत आप बचा लेते हैं। एक सवाल उठा, क्या इन चीजों को भी अब हटा दें, इस एक्ट को भी हटा दें? क्योंकि हमारे यहां जो कानून काम कर रहा है, राज्य जिसको ढाल बनाता है, वो कानून के जरिए राज्य उनको रख देता है, लेकिन एक प्राइवेट ब्रिगेड क्यों है, यह बहस आज होने लगी सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक मामला आ गया, एक प्राइवेट ब्रिगेड कहां से आ जाती है, प्राइवेट आर्मी कहां से आ जाती है, एक खास कलर कैसे आ जाता है। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में अगर उठ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम लोग के सामने चैलेंजेस कहीं ज्यादा सीरियस हैं। अब यहां पर आइए, जितने लोग मरे, जिम्मेदारी किसी की है या नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है। ओके, क्यों सरकार की जिम्मेदारी है? अगर सरकार का मतलब क्या है? सेंट्रल सॉलिसिटर जनरल ने बहुत साफ कहा, हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे, स्टेट की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाथ धोने के बराबर है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि इनका आइडियोलॉजिकल कनेक्शन किससे है? क्या मार्च अप्रैल में क्या आरएसएस सरसंघचालक ने नहीं कहा था गाय के बारे में? नहीं कहा था? क्या स्पीच दी थी बताइए? क्या नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के दौरान नहीं कहा था कि पिंक रेवोल्यूशन? क्या इसका असर उन पर नहीं होता है आज? क्या झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वाला बीजेपी का इंपॉर्टेंट लीडर नहीं है? बताइए कौन है? इतने वाकयात, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हम ब्रेक के बाद चूंकि जनता को भी जोड़ेंगे साथ में, उनके सवाल भी लेंगे। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, सेंटर कह रहा है कानून व्यवस्था स्टेट का मसला है, स्टेट से सुप्रीम कोर्ट नोटिस देकर जवाब मांगना चाह रहा है। पहले जवाब के बाद जो जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं। रास्ता कहां जा रहा है? रास्ता एक ही है, जब तक बीजेपी फेथ को आइडियोलॉजी की नजर से देखेगी और बीजेपी जब तक गाय को इंसान से ज्यादा अहमियत देगी, ये वाकयात होते रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। राजनीति सत्ता के लिए है या राजनीति सेवा के लिए है? राजनीति इंसाफ के लिए है। राजनीति सत्ता अगर आपको नहीं, चाहे जो करा, ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान है हिंदू है। आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको मजबूत किया जाए। आप तो ना तो प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की आप बात कभी करते हैं। इसीलिए 90% पूरे वाकयात बीजेपी रूल सरकार में होती हैं। और हद तो यह हो गई कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर बीफ नहीं मिलेगा तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा। कहां से इंपोर्ट करेंगे भैया? इसका उत्तर देता हूं। इंपोर्ट करेंगे। लिंचिंग को लेकर टक्कर बहुत जबरदस्त है, अयोध्या का मसला भी उसके साथ खड़ा है, लेकिन हमको लगता है इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल है सर, अगर ये ओवैसी जी मतलब इतने बड़े राष्ट्र नेता हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के सामने क्यों नहीं लड़ लेते हैं? उनसे चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? हाँ, ओके, क्या सवाल है आपका? ओवैसी जो सवाल ये था, हाँ। आपने अभी तक इतनी बातें करी, कभी भी आपने कश्मीर में जो लिंचिंग हुई उसका आपने जिक्र तक नहीं किया। मेरा ये सवाल ये है, क्या कश्मीरी पंडित को हथियार रखने की इजाजत है? क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं। क्या और जगह जो मुसलमान माइनॉरिटी है, क्या उन्हें हथियार रखने की इजाजत है? ओके, मेरा नाम अब्दुल समी है, मैं भी हिंदुस्तान में ही रहता हूँ और हिंदुओं के बीच में रहता हूँ। हिंदू मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। भेदभाव क्यों हो रहा है और भेदभाव की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप जैसे लोग क्यों भेदभाव की राजनीति करना चाहते हैं? समित पात्रा जी, ये जो सवाल है, हमें लगता है कि ये उस मर्म को छूता है जिस मर्म से हमने शुरुआत की थी। आपकी राजनीति हो, ओवैसी जी की राजनीति हो, कांग्रेस की राजनीति, किसी भी 40 पॉलिटिकल पार्टीज देश के भीतर है, किसी की राजनीति हो, लेकिन जनता के भीतर मौजूदा वक्त में एक सवाल तो है। उसे कुछ डर भी लग रहा है, कुछ सहमा हुआ भी है, कुछ को लगता है कुछ एक्स्ट्रा पावर हमारे पास आ गया है। इन सवालों के बीच लग रहा है कानून व्यवस्था कहीं गायब तो नहीं हो रही है। एक डर और खौफ स्थिति आई है। क्या मैं इसका आपको बड़ा तफसील एक उत्तर देता हूं, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न आपने रखा है। नंबर 1, देखिए पुण्य जी, बुरा मत मानिएगा, ये राजनीति है।
राजनीति में बहुत वर्षों तक कांग्रेस ने सत्ता का भोग किया है जी। जब सत्ता से बाहर हो जाती है, जल बिन मछली वाली हालत होती है। इस ऐसे में बहुत सारे विषयों को षड्यंत्रकारी रूप में रखने का प्रयास होता है और राजनीति है, होगा भी। लिंचिंग कांग्रेस करा रही है, इसको बता उदाहरण बहुत साफ तौर पे, मतलब आप संकेत में मत बोलिए ना। मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा, आप समझेंगे जरूर। आप याद करिए, दिल्ली में चुनाव हो रहा था, एक ऐसा विमर्श बनाया गया कि तमाम क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक शुरू हो गया है। मोदी जी ने कहा है सब चर्च जला दो, चर्च तोड़ दो। यहां तक हो गया कि ओबामा जी को बोलना पड़ा कि ये क्या हो रहा है। चुनाव खत्म हो गए, वो चर्च भी अपनी जगह ठीक है और सब क्रिश्चियन सेफ हो गए। आप याद करिए, एक 75 साल की नन थी कलकत्ता के नादिया जिला में, जिनका रेप हो गया था। ओवैसी साहब से इंक्लूड करके तमाम लोग सड़कों पे उतरे और कहे देखिए हिंदू और आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने रेप किया है। 4 दिन बाद पुलिस ने पकड़ा, 4 मुसलमान बांग्लादेशियों ने रेप किया था। सब अपने अपने घर में घुस गए, वो प्लेकार्ड वैकार्ड फाड़ के सब डस्टबिन में फेंक दिया और सब घर में घुस गए। वो उसको सब पूरा गायब हो गया। वो कौन क्या, अरे अच्छा रेप अच्छा नहीं है, हम लोग उस पर बोलेंगे नहीं, सब दिखना बंद हो गया। आप याद करिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आया था, हम लोग बैठे थे, अचानक आया कि एक महिला है बंबई में, उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं और मुझे मोदी जी के राज में घर किराए पे नहीं मिल रहा है। तो पूरा हर जगह डिबेट हो गया, अरे मोदी जी के राज में मुसलमानों को घर किराए पे नहीं मिल रहा है। 2 दिन बाद मालूम पड़ा ये तो विषय कुछ और था, वो न्यूज भी गायब हो गया। देखिए ओवैसी साहब, मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम आइडियोलॉजी की वार लड़ रहे हैं, आरएसएस यहां पर हिंदू मेजोरिटेरियन फिलॉसफी थोप रहा है। बंधुओं, आप बैठे हैं, आपको साक्षी नाक्षी हाजिर करके बता रहा हूं, संघ 1925 में बना। 1925 से आज तक लगभग 91 वर्ष हो गया है, 100 वर्ष अब हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे पूछता हूं, कितने मुसलमानों को हमने मार दिया, संघ ने कितने मुसलमानों को खत्म कर दिया। बंधुवर, इस देश में हमारे भाई हैं मुसलमान, 20% आज उनकी आबादी है, 2% से बढ़ के 20% हुई। वही पाकिस्तान में 20% से घट के 2% हो गई। ये हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश बंद कर दीजिए। एक मिनट, आप सेटिस्फाई हुए जवाब से? आपका जो सवाल था उनका सवाल मुझसे नहीं, हम आपसे आ रहे हैं। मैं सेटिस्फाई हूँ। हाँ, मैं हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, हम रहते हैं। नहीं, लेकिन हाँ, राजनीति भेदभाव पैदा कर रही है। नहीं तो इन्होंने जो बातें कही वो आपके अंदर क्या फीलिंग हुई? इन्होंने ठीक कहा है, पात्रा जी ने ये बात ठीक कही है कि हम हिंदू जो है। तो अब आपको कोई भय करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं है, सब ठीक ठाक, सब ठीक है। इस बहस के बाद सब ठीक ठाक। ओवैसी साहब, एक मिनट ओवैसी साहब जवाब दीजिए, चूंकि इनके कुछ ऐसे जवाब थे जिसमें एक मिनट बंधुवर, माइक नहीं है ना? हाँ सुनिए, अभी यहाँ सवाल हुआ आर्टिकल 48 का। जी, आर्टिकल 48 में आस्था कहाँ है? आस्था नहीं है। इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे डायरेक्टर प्रिंसिपल बनाया गया। दूसरी बात इन्होंने आरएसएस के बारे में कही, बंच ऑफ थॉट्स, वी द पीपल में क्या गुरु गोलवालकर नहीं लिखा कि मुसलमान और क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट इस मुल्क के दुश्मन हैं? आपको मैं कई मिसालें दे सकता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहा था कि अगर 2 मुसलमान और 2 हिंदू मिल जाएं तो 2 मुसलमान भरोसा मत करो। पेज नंबर का हवाला दे दूं मैं। चौथी बात, आपने कहा कि ये बंटवारे की सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, 1 जुलाई को एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो अलीगढ़ की ट्रेन में जा रहा था, बुर्खा पहनकर जा रहा था, उसको लोगों ने, रेलवे पुलिस ने पूछा कि कौन है, तो उसने कहा कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा, इसीलिए मैं बुर्खा पहनकर निकल रहा हूं। जुनैद की बात आपसे कर रहा हूं। इंसानियत कहां मर गई इस मुल्क में? जुनैद की मौत का तो गम है, मगर तकलीफ उससे ज्यादा यह है कि कोई उसको बचाने वहां पर नहीं आया। वहां पर उठाकर फेंक दिया गया उसको। और कितने दिन लगते खत्तर साहब को वहां पर जाने के लिए, ऐलान करने के लिए? क्या मुसलमान में आज डर और खौफ का माहौल किस लिए पैदा हुआ है? कोई ट्रेन में, नॉर्थ इंडिया में, यूपी में ट्रेन में जाना मुश्किल है, हर जगह पर ही है। और आप कह रहे हैं कि कई मिसालें दे रहे हैं। अरे भाई, आप ही की हुकूमत है, आप ही की सरकार है। अलीमुद्दीन अंसारी को लेकर अयूब पंडित आपकी सरकार है। क्या किया आपने कश्मीर में? कौन से आपने फूल खिलाए कश्मीर में? 2 साल से तो आपकी सरकार है। कश्मीर में जो लिंचिंग हुई उसको आपने, अरे आप प्ले करवाइए ना, माना ना? मैंने, हमको लगता है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लियर नहीं। देखिए क्या है कि मीडिया इस दौर में इतना हावी हो गया है लोगों के जहन में, हमें लगता है कि मीडिया, हम लोगों ने मीडिया में भी दिखलाया था। आपका जो सवाल था, आगे जो बैठे हुए हैं, वो सेलेक्टिव एमनेसिया तो हम नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन एक चीज, अपनी वफादारी को बार-बार नहीं कर सकता। बनारस में हेडगेवार ने खड़े होकर कहा था ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वहां से लकीर खींची थी। और मुस्लिमों को लेकर भी उनके पूरे थॉट जिस रूप में सामने आए थे, ये हेडगेवार के जमाने से आ रहा है। मैं उत्तर देता हूं। ये हिंदू राष्ट्र आपने कहा, मैं उसका उत्तर देना आवश्यक है। जी, बोल दीजिए। आप देखिए, हिंदू राष्ट्र का अर्थ
ये कर्मकांड वाले एक मिनट मैं आपकी माफी चाहता हूं। बताइए। आप मुझे, अगर आप आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं, आपका आरएसएस का ओथ क्या है बताइए। आप आइए, आरएसएस का मैं ओथ आपको इनवाइट करता हूं। हमको लगता था आरएसएस का जिक्र, आपने चूंकि एक संयोग से जिक्र किया रेफरेंस में, हमें लगता है वो आना चाहिए लोगों के जहन पे। जी, ओथ क्या है आरएसएस? मैं ओथ आप सर, आप शाखा में गए? मैं आपको शाखा में लेके आऊंगा सर, चिंता मत करिए, आप शाखा में ओथ भी दिलवाऊंगा। मैं नहीं आ सकता शाखा। आइए, स्वागत। मैं आपको इंसानियत के दायरे में लाना चाहता हूं। बताऊंगा मैं शाखा में क्या करता हूं, ये बताऊंगा। जवाब दे दीजिए फिर हम लोग जरा सा। देखिए, आपने हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का विषय रखा यहाँ पर। हमने नहीं रखा, आपने चूंकि 1925 से जिक्र कर दिया। बता रहा हूं। देखिए, ये मैं आपको आज यहाँ एलानिया तौर से बोलता हूँ, ये जो लोग बैठे हैं ये भूल जाइए कि हिंदू शब्द कोई गाली है, या हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र कोई गाली है, या वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसको ऐसे ये जो परिभाषा है ना धर्मनिरपेक्षता की, उसमें ऐसे जकड़ दिया गया है मानो हिंदुत्व नहीं बोलना चाहिए। हिंदुत्व है क्या? आप पढ़िए, हमारे गोलवरकर जी को ही पढ़िए, आप पढ़िए वीर सावरकर को पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? आप तो सब पढ़ के आए हैं, उसमें लिखा है कि नहीं? वीर सावरकर, आप पढ़िए। वीर सावरकर कैसे बोलूंगा बताइए? ऐसे सावरकर ने क्या कहा था? यहाँ पर तो लिंचिंग मत करिए साहब। लिंचिंग तो आप कर रहे हैं, लिंचिंग मैं कर रहा हूं, मेरा समय है, मैं बोल रहा हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले। हिंदुत्व के माने क्या है? आप जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट है, बोल तो दीजिए। उसके बाद ये बोल देंगे। हमारा खाली ये कहना है कि कैसे बोलूं? 10 सेकंड तो बोल नहीं पा रहा हूं। 10 सेकंड लगातार बोल रहे हैं, लेकिन मसला खाली ये था कि हिंदुत्व को लेकर जो आरएसएस की सोच रही है उसको डाइवर्ट मत कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं डिवाइड। हाँ, हिंदुत्व के विषय में लिखा गया है, जिन पुस्तकों का जिक्र किया गया उसी में हिंदू क्या है? सप्त सिंधु, 7 नदियां, उस नदी के पार जो तरीका जीवन का है वो हिंदुत्व का जीवन है। उन नदियों के बिल्कुल पढ़िए ना, मैं अभी चैलेंज करता हूं, रेफरेंस लेके पढ़िए। सप्त हिंदू, उसको पर्शियन में हप्त हिंदू कहा गया। हप्त हिंदू आज भी पर्शिया में हिंदी कहा जाता है वहां पे, और ये शब्द जोरास्ट्रियन में भी मौजूद है, रेफरेंस ले लीजिए। और देखिए, वाजपेयी जी को याद कर लूं, आज हिंदुत्व का विषय आया ना, मैं आपसे एक सवाल कविता के रूप में पढ़ लेता हूं वाजपेयी जी को याद करते हुए। आपने हिंदुत्व के विषय में कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम, मैं तो सदा सिखाया है, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी मैंने, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय किया। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई वाजपेयी जी जब ये कविता लिख रहे थे, हिंदू गुनहगार नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए, लिंचिंग नहीं करता है, नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं आया। आप मेरे भाई हैं, मसला संविधान का था, मसला स्टेट का था। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के 50 की दशक की कविता का यहाँ पाठ कर दिया। हमारा एक सवाल है बड़ा सीधा तौर पर, सावरकर के हिंदुत्व में आरएसएस पर सीधी चोट की गई। सावरकर का हिंदुत्व ठीक है या आरएसएस का हिंदुत्व ठीक है? देखिए, हिंदुत्व जैसे बड़ा आइडियोलॉजी ये कभी डिवीजन में नहीं देखा जा सकता। आइडियोलॉजी को आप डिवाइड कर पृथक देख सकते हैं, नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते। ठीक है। 2013 में रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में मारे गए थे। ये आजाद मैदान में 1 लाख मुसलमानों ने अमर ज्योति को तोड़ दिया था, 5 लोगों को लिंचिंग करके हत्या कर दी थी। उस समय ओवैसी जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए क्या मौजूदा वक्त को देखा जा सकता है? फिर मौजूदा वक्त की सियासत क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखी जा सकती है? वर्तमान माहौल के मद्देनजर क्या जब विपक्ष में थे, जो सत्ता में अब नहीं है वो विपक्ष में है, उन सियासत को टटोलते हुए आगे की लकीर खींची जा सकती है? बहुतेरे सवाल हैं और मेरे ख्याल से जनता के मन में भी सवाल हैं। टक्कर सवालों के दायरे में ही हम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।